बच्चों, कैसे हैं आप। अब आज हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ प्रश्न। लगभग 30 प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होंगे। इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे हम, जिससे एक प्रश्न से आपको कई प्रश्नों के उत्तर जानने को मिलेंगे या फिर कैसे इसका आंसर ये हो रहा है इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक बालकों के जैविक गुणों तथा उनके पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण से अवगत होकर बालकों की किन समस्याओं को हल कर सकता है। नंबर 1 है समायोजन, दूसरा है अनुशासन, तीसरा है बौद्धिक विकास, ये सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, समायोजन। देखिए क्या होता है कि एक शिक्षक को बालक के जैविक गुण, उसकी क्षमता, उसका पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण समझना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर इसके बच्चे के जैविक गुण और पारिवारिक पृष्ठभूमि और सामाजिक पृष्ठभूमि को समझ करके हम उसको शिक्षा देंगे, उसको सिखाएंगे, तो अच्छे से सीख सकेगा और उससे बालक की रुचि जो है पढ़ाई में लगेगी, सीखने में लगेगी और उसके बौद्धिक विकास का पता चलेगा, उसे अनुशासित रखेंगे और समायोजन का उसके पता चलेगा। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाता है। सेकंड है, शिक्षण की आधुनिक संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। दार्शनिक की, मित्र की, कार्य सहभागी की अथवा अनुदेशक की। देखिए यदि शिक्षक जो होता है यदि शिक्षक निर्देशित दोनों विधियां एवं प्रत्यक्ष निर्देशन काम में लाया जाए तो शिक्षण प्रभावी हो जाता है। और वर्तमान के संदर्भ में तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिक्षक की भूमिका एक निरंकुश शासक की न होकर के कार्य सहभागी साथी के रूप में है। मतलब कि निरंकुश शासक की तरह कार्य नहीं करना है, बच्चे को अपने साथ लेकर के कार्य करने की क्षमता उसमें विकसित करनी है, जिससे शिक्षण एवं शिक्षा का वातावरण प्रजातांत्रिक बना रहे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, अनुदेशक की। निम्न में से किसके अंतर्गत छात्रों की योग्यता, शैक्षिक प्रणाली तथा अन्य संबंधित सूचनाओं का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया जाता है। संचित अभिलेख, प्रश्नावली, अनुसूची या घटनावृत्त। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि संचित अभिलेख के अंतर्गत छात्रों की योग्यता, शैक्षिक प्रणाली और उससे संबंधित सारी सूचनाओं का जो है क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया जाता है। उसका संचित अभिलेख का क्या अर्थ है? संचित अभिलेख का अर्थ है छात्रों से संबंधित दस्तावेजों को सुरक्षित रखना एवं आवश्यकता पड़ने पर उसे प्रस्तुत किया जाना, ये अभिलेख होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से करने लगते हैं? इसका देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका पहला है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं हैं। अब इसमें देखिए कौन सा जो है बालक को तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप में करने लगते हैं, किस अवस्था में, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बालक तर्क का अनुप्रयोग अधिक अमूर्त रूप से करने लगता है। तो कौन सा है इसका 4 का आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में बालक तर्क का अनुप्रयोग अधिक मूर्त रूप से करने लगता है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किसके स्थापना पर बल दिया गया? जेंडर इंग्लैंड फंड पर, बालक बालिका समावेशी कोष पर, शिक्षक शिक्षा जोन पर। अब इसका कूट देखिए दिया गया है, केवल पहला सही है या फिर हाँ देखिए पहला सही है या फिर पहला और दूसरा, या पहला और तीसरा, या पहला दूसरा और तीसरा सही है। कौन सा इसका सही है? तो ऑप्शन नंबर इसका ये 4 1 2 3 2 सब सही हैं। देखिए इसमें क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जेंडर इंक्लूजन फंड और वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना पर बल दिया गया था। इसके अंतर्गत जो है बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों एवं समूह के लिए बालक बालिका समावेशी कोष और विशेष शिक्षा जोन को स्थापित करना भी जरूरी बताया गया था। तो पहला दूसरा और तीसरा
तीनों ही इसमें जरूरी हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किस अवधि के दौरान विचार और अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है? देखिए, शैशवावस्था, प्रारंभिक अवस्था, मध्यावस्था या किशोरावस्था। इसका ऑप्शन नंबर 4 किशोरावस्था सही है। अमूर्त और आदर्शवादी हो जाता है विचार इसमें, किसमें? किशोरावस्था में। किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। वृद्धि व विकास के सिद्धांतों व उनके प्रतिपादकों का कौन सा युग्म असंगत है? अब इसमें देखिए, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत फ्रायड ने दिया है, सही है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत स्किनर और नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया। इसमें आपका ये मनोवैज्ञानिक पहला ऑप्शन भी आपका सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है, लेकिन ये तीसरा ऑप्शन नंबर 3 यही आपका ये सही आंसर हो जाएगा। असंगत युग्म कौन सा है? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत स्किनर। ये थर्ड वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। देखिए, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत स्किनर के साथ असंगत है। इसका सुमेल जो है इस प्रकार से रहेगा कि मनोसामाजिक विकास को फ्रायड ने विकसित किया है। फ्रायड ने किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व एक सेकेंड ये मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत फ्रायड ने किया है। उसमें क्या था कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास पर, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास पर उसकी कम शक्ति को इस सिद्धांत का माध्यम बताया गया है। और संज्ञानात्मक विकास तो जीन पियाजे ने दिया है। और इसके बाद नैतिक शिक्षा का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो है, इसको यह जो है एरिक एरिक्सन ने प्रस्तुत किया है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने दिया है। यह केवल बाल विकास के लिए सहायक है और बाल विकास के साथ ही प्रौढ़ों के लिए विकास में भी ये सहायक है। ये तीसरा जो स्किनर दिया गया है, स्किनर न होके एरिक एरिक्सन ने प्रस्तुत किया है। एरिक एरिक्सन ने प्रस्तुत किया है। आप इसको नोट कर सकते हैं। आपका 3 सही है, चौथा गलत है। ये तीसरा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 वाला गलत है, तो इसको स्किनर की जगह पे आप यहाँ कर सकते हैं एरिक एरिक्सन। और नैतिक विकास का सिद्धांत जो है कोहलबर्ग ने दिया ही है। इसमें इन्होंने जीन पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांत को और अधिक व्यापक बताते हुए कहा है कि नैतिक विकास का ज्ञानात्मक विकास के साथ घनिष्ठ संबंध है। अतः जो इसका क्या हुआ, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यही आपका असंगत युग्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है गार्डन विधि, योजना विधि, पाठ्य पुस्तक विधि या फिर व्याख्यान विधि। कौन सी है? तो योजना विधि इसमें सबसे अच्छी मानी जाती है। योजना विधि क्या है? योजना विधि में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है बच्चों के लिए। यह तय होता है कि इसमें कब और क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। ये सारी चीज़ें टीचर के पास रहती हैं और इससे उनको पढ़ाने में सुविधा होती है और बच्चों को सीखने में और अच्छा साधन मिल जाता है कि एक क्रम के साथ उसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि अब हमको क्या पढ़ना है और किस तरह से पढ़ाया जाएगा। उसका अनुमान बच्चे पहले ही लगा लेते हैं। तो ये योजना विधि जो है सही है इसका। विकासात्मक परिवर्तन का प्रभाव अत्यधिक अप्रत्याशित है। मध्य बाल्यकाल का बहुत तेज़ी से होते हैं, फिर एक पठार पर पहुंचकर रुक जाते हैं। व्यक्ति में अलग अलग दरों पर होते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में स्वतंत्र हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में स्वतंत्र हैं। ये वाला ऑप्शन आपका इस प्रश्न का सही हो जाएगा। विकासात्मक परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है कि व्यक्ति जो है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में
स्वतंत्र होता है। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक सेकेंड, ये देखिए, व्यक्ति में अलग अलग दरों पर होते हैं। हाँ, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विकासात्मक परिवर्तन का प्रभाव व्यक्ति में अलग अलग दरों पर होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का सिद्धांत है प्राथमिक योग्यताओं का सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, धारा प्रवाह सिद्धांत, संक्रिया उत्पादन सिद्धांत। अब इसमें जो है ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट, प्राथमिक योग्यताओं का सिद्धांत, ये वाला ऑप्शन सही है। थर्स्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का सिद्धांत है प्राथमिक योग्यताओं का सिद्धांत। छात्रों का सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ सीखने की प्रक्रिया में न्यूनतम भूमिका निभाता है। सीखने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता। सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीखने की प्रक्रिया में अनदेखा किया जाना चाहिए, ये चाहिए है। तो ऑप्शन नंबर का थर्ड इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ जो होता है सीखने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? केवल संज्ञान और सीखने में तेजी से प्रगति से संबंधित अवधि, या विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि, वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जा सके, यह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। अब इसका कौन सा सही हो जाएगा आपका? देखिए, विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, क्योंकि बाल विकास में संवेदनशील अवधि का तात्पर्य है विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि से ही है। अर्थात क्या होता है कि इस अवधि में शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। इसमें शारीरिक संरचना में भी अनेक परिवर्तन होने लगते हैं। यह किशोरावस्था का समय होता है बच्चों का, 12 से 18 वर्ष का, इसी के अंतर्गत आती है ये किशोरावस्था, जब शरीर में हार्मोनिक परिवर्तन व्यापक स्तर पर होता है। इसी से विशिष्टतम क्षमताओं का विकास भी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही था? दूसरा, यही विशिष्टतम क्षमताओं का के विकास के लिए इष्टतम अवधि, ये आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत एवं प्रतिपादक के लिए के निम्न युग्मों में से असत्य युग्म है। साहचर्य का सिद्धांत थार्नडाइक, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत एपी पावलोव और सामान्यीकरण का सिद्धांत सीएच, अवयववादी का सिद्धांत कोहलर। देखिए, इसमें पहला ही आपका गलत दिया गया है, पहला युग्म असत्य युग्म है, साहचर्यवाद का सिद्धांत थार्नडाइक। ऑप्शन ये आपका सही नहीं है। इसके बाद आपकी कक्षा का एक छात्र लिखने में अक्षमता प्रदर्शित करता है, वह छात्र ग्रस्त है किससे? डिस्ग्राफिया से, डिस्कैल्कुलिया से, डिस्फेजिया से, डिसलेक्सिया से। किससे संबंधित है ये? किससे ग्रसित है? डिस्ग्राफिया से। ये बच्चा लिखने की अक्षमता है इसकी, ये डिस्ग्राफिया से संबंधित है। देखिए, यदि बच्चा जो है लिखने में की अक्षमता प्रकट करता है तो वो डिस्ग्राफिया की बीमारी से ग्रस्त है। और डिस्ग्राफिया जो है अधिगम अक्षमता का वो प्रकार है जो लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। वर्तनी संबंधी कठिनाई, खराब हस्तलेखन एवं अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई के रूप में जाना जाता है, ये डिस्ग्राफिया होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, लेब वायस्कोव्स्की के सिद्धांत में भौतिक वस्तुएं जैसे कैलकुलेटर कंप्यूटर के साथ साथ बौद्धिक ढांचे के लिए कहलाती है। अलंकारिक सामग्री,
सांस्कृतिक उपकरण, अवधारणा, मानचित्र, स्मृति सहायक। कौन सा सही हो जाएगा इसका? सांस्कृतिक उपकरण। सांस्कृतिक उपकरण आपका सही हो जाएगा। जैसे देखिए, रूसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार भौतिक वस्तुएं जैसे कैलकुलेटर कंप्यूटर के साथ साथ बौद्धिक ढांचे के लिए सांस्कृतिक उपकरण कहलाता है। स्मृति सहायक उपकरण के माध्यम से अंकों को आसानी से स्टोर करके रखा जाता है। जो कैलकुलेटर हमारा होता है उसे जोड़ सकते हैं, और ये जो कंप्यूटर है उसे स्टोर करके रख सकते हैं, जिसका उपयोग भविष्य में किसी अन्य कार्यविधि के लिए किया जा सकता है। तो वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहते हैं। वाइगोत्स्की का मानना था कि हमारे स्वयं का विकास भी दूसरे लोगों के द्वारा ही होता है। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 15। एक सेकेंड, हाँ ये 16 देखिए। जीन पियाजे के नैतिक विकास अधिक आयु के बच्चे किस सिद्धांत के अनुसार 10 वर्ष प्रकार की नैतिकता प्रदर्शित करते हैं? बाहरी सत्ता पर आधारित, विद्यालय पर आधारित, स्वायत्तता पर आधारित, विद्यालय पर आधारित, परिवार पर आधारित। इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 स्वायत्तता पर आधारित। 17 देखिए, सीखने की सूझ का सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता निम्न में से नहीं है। इस सिद्धांत का प्रयोग कठिन विषयों जैसे गणित तथा विज्ञान के अन्य विषयों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। यह सिद्धांत समय पर सीखने पर अधिक बल नहीं देता। इस सिद्धांत के अनुसार अंतर्दृष्टि का उपयोग बालक तभी कर सकता है जब उसे संपूर्ण परिस्थिति का ज्ञान हो। यह सिद्धांत पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों को समान करने पर बल देता है। कुछ इसमें शब्द थोड़े से गलत छप गए हैं, टाइपिंग में गड़बड़ी है, तो ये सिद्धांत लिखा हुआ है, तो इसके लिए आप इसको सुधार के पढ़ सकते हैं। इसको सुधार के ही आप पढ़िए। तो इसका ऑप्शन नंबर 2, यह सिद्धांत सीखने पर अधिक बल नहीं देता है। यही सूझ का सिद्धांत सीखने पर निम्न में से नहीं है, शैक्षिक उपयोगिता निम्न में से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। बहुत से टेलीविजन विज्ञापनों में पुरुष महिलाओं को उनकी रूढ़िवादी भूमिकाओं में दर्शाते हैं। एक अध्यापिका को अपनी कक्षा में इस विषय पर किस प्रकार से चर्चा करनी चाहिए? अब देखिए, वह उन्हें उन विज्ञापनों में दिए गए वक्तव्यों को उनको ज्यों के त्यों स्वरूप में फेस वैल्यू पर स्वीकार करने को प्रोत्साहित करे, जैसा है वैसा ही दिखाया जाए, या फिर वह उन्हें इन विज्ञापनों की आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कर किसी तार्किक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करें। ये सेकंड ऑप्शन ही आपका इसमें सही है, क्योंकि बच्चे जब उसका आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण करेंगे तो वे अच्छे से इसको जान सकेंगे, अच्छाई और बुराई इसमें क्या है, कैसे होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। कथन ए मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीज़ें सीखने और स्मरण रखने के योग्य है। कारण आर एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों की बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। अब कूट दिया गया है, कूट में से चूज करना है आपको कौन सा ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए इसका ए और आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए सही है लेकिन आर गलत है। ये आपका सही हो जाएगा। आप एक ऐसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं जहां बालक बोलचाल में बहुत सी भाषाओं का प्रयोग करते हैं। निम्न में से कौन सी समस्या आपके कक्ष मिश्रण को प्रभावित कर सकता है? उच्चारण में व्यक्तिकरण की, शब्दों के लेन देन की, वाक्यों में कठिनाई की, या फिर सभी की? ये है आपका, इससे क्या होगा? इससे आपका ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा,
और इसके बाद वाक्यों में कठिनाई, मतलब इसका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। सारी कठिनाइयाँ इसमें आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 21, स्कूलों में बच्चों की असफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेदार हैं? भय, उत्कंठा, ऊब और उलझन, अप्रासंगिक पाठ्यचर्या, असंदर्भित शिक्षा शास्त्र। अब इसका कूट दिया गया है, देखिए इसमें कितने ऑप्शन आपके सही होते हैं। 21 का कौन सा ऑप्शन इसका सही होता है? तो ये भय पहला और तीसरा, मतलब कि भय और उत्कंठा, अप्रासंगिक पाठ्यचर्या। दूसरा है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, मतलब भय, उत्कंठा, ऊब, उलझन, अप्रासंगिक पाठ्यचर्या। थर्ड है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। इसके बाद पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ चारों दिया गया है। तो कौन सा ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा? ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब चारों ही कार्य जो हैं, ये चारों ही कार्य जो हैं बच्चे को असफल होने में प्रभावित करते हैं, असफल बनाने में मदद करते हैं उनकी। भय, उत्कंठा, ऊब, उलझन, अप्रासंगिक पाठ्यचर्या, असंदर्भित शिक्षा शास्त्र, जो भी ये सारी चीज़ें अगर रहेंगी तो बच्चा अच्छे से सीख नहीं सकेगा और असफल होने के लिए तैयार रहेगा, असफल हो ही जाएगा जब इतनी चीज़ें एक साथ आ जाएंगी तो। अब 22 देखिए, किसी भी प्रकार के ज्ञान के प्रति हमारी अभिवृत्ति कैसी होनी चाहिए? अनुभाषिक प्रमाण के आधार पर विज्ञान द्वारा प्रमाणित को स्वीकार करना, या फिर उन्नति के क्षेत्र में विश्वास को अपनाना, या अंतिम सत्य को स्वीकार करना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुभाषिक प्रमाण के आधार पर विज्ञान द्वारा प्रमाणित को स्वीकार करना, यही आपका सही है। 23, क्वेश्चन नंबर 23, सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित करना सुनिश्चित करने के लिए इसमें क्या शामिल करना महत्वपूर्ण है? देखिए, स्वमूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन, गुणात्मक मूल्यांकन, या फिर मात्रात्मक मापदंडों के आधार पर छात्रों के बीच तुलना। अब इसमें कूट दिया गया है तीसरा और चौथा, दूसरा, तीसरा और चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अब इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही है। प्रश्नोत्तर विधि में यह विचारणीय है कि पाठ्यपुस्तक के शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग किया जाए। दूसरा है, छात्रों को प्रश्न के उत्तर देने के लिए तैयार होने को कहा जाए, छात्रों को प्रश्न के उत्तर स्वयं सोचकर देने को कहा जाए, या फिर छात्रों के स्वैच्छिक उत्तरों पर आश्रित रहा जाए। प्रश्नोत्तर विधि में क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? बच्चे को अपने अनुसार देना नहीं है, क्या करना है? पाठ्य पुस्तक के शब्दों एवं वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। किसी भी प्रश्नोत्तर, किसी भी पाठ को पढ़ाने के बाद जब हम पाठ से संबंधित प्रश्न पूछेंगे तो उस प्रश्न के उत्तर में पाठ्य पुस्तक से संबंधित शब्दों और वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो गया। संचार के लिए बहुमाध्यम के उपयोग से निम्नलिखित में से किसके समावेशन में मदद मिलती है? बौद्धिक चुनौतियों वाले, प्रतिभाशाली छात्र, स्वालीनता वाले छात्र, या पठन वैकल्य वाले छात्र। इसका कूट दिया गया है, इसका कूट देखिए कौन सा नंबर सही हो जाएगा। 25 का आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब कि ये चारों ही महत्वपूर्ण चीज़ हैं। ये सभी जो है समावेशन में मदद करेंगे। चलिए 26 नंबर देख लेते हैं। एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक वृत्त। फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना। जीन पियाजे के अनुसार यह बच्ची निम्न में किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है? क्रमबद्धीकरण, संक्रमण, सांकेतिक मापदंड, संख्या का संरक्षण। कौन सा ये ग्रहण कर रही है? देखते हैं 26 इसका है संख्या का संरक्षण। संख्या का संरक्षण कर रही है। बच्ची गिन गिन के पत्थर लगा रही है, गोला आकार बना रही है, तरह तरह के आकार बना रही है, लाइन बना रही है, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, गोला बना रही है। तो इससे क्या है? संख्या का संरक्षण कर रही है।
27 देखिए, मूर्ति कक्षा 4 का विद्यार्थी है। पठन के संदर्भ में वह केवल उतना ही पढ़ पाता है जितना किसी कक्षा 1 के विद्यार्थी का स्तर होता है। मूर्ति को ध्वनि का मिलान करने, शब्दों की वर्तनी तथा पठन में भी कठिनाई आती है। मूर्ति निम्नलिखित में से किसके लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? गति, समन्वय, वैकल्य का, गुणज का, पाठन का या लेखन का? इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो ये पठन वैकल्य का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका। बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का सूत्र है, बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का सूत्र है आपका बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आय बटा शैक्षिक आय गुणे 100 नहीं है। बुद्धिलब्धि बराबर वास्तविक आय बटा मानसिक आय गुणे 100 ये भी नहीं है। बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आय बटा वास्तविक आय गुणे 100 ये आपका 3rd ऑप्शन नंबर सही है। इसके बाद 29 देखते हैं। अभिकथन एक शिक्षिका अपनी 6ठी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ सार्थक चर्चा करने के लिए मानदंडों और नियमों पर चर्चा करती है। तर्क दिया गया है कि तर्क आर, शिक्षकों को हमेशा कक्षा में नियंत्रण में रखना चाहिए और विद्यार्थियों से परामर्श के बिना कक्षा के नियमों को निर्देशित करना चाहिए। कूट दिया गया है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। ये सही है लेकिन आर गलत है। ए आर दोनों गलत हैं। अब 29 का कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका, ए सही है लेकिन आर गलत है। आर इसमें लिखा नहीं गया बीच में, तो 3rd ऑप्शन आपका सही है कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका है नंबर 30। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा पर निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत होना चाहिए। कितने प्रतिशत होना चाहिए? 6%, 10%, 4% या फिर 3%। तो इसमें जो है आपका कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत जो है 30 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 6% होना चाहिए। छः % इसका होना चाहिए आपका, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा पर निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन का 6% होना चाहिए बताया गया था उसमें। और इससे जो है इससे सर्वप्रथम भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी 1986 में ही, लेकिन जो है शिक्षा नीति के प्रस्तावों एवं प्रावधानों को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका था। अब जो है वर्ष 1986 में नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई ताकि शिक्षा में व्याप्त कमियों को दूर किया जा सके और देश की वर्तमान और भावी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा का स्वरूप तैयार किया जा सके। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की व्यवस्था की गई। इसमें 6% का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। 30 क्वेश्चन हैं। आप इन 30 क्वेश्चन से लगभग आपके कुछ क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। इसमें से पूरे नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इससे आपके आ सकते हैं। आप इसको पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, एक बात और, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैटर मिल सके, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैटर मिल सके और अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। धन्यवाद।